नमस्कार। आप सभी ने अध्याय 11 में भाग 3 तक देखा। भाग 3 में आपने पादप जल संबंध, जल विभव, विलेय विभव और दाब विभव के बारे में पढ़ा। अब आते हैं भाग 4 में, उसके आगे के टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि होगा परासरण, और फिर हम कुछ झिल्लियों के बारे में समझेंगे। तो टॉपिक शुरू करने से पहले जो आपसे क्वेश्चन किया गया था भाग 3, उसके आंसर्स देखते हैं। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन किया गया था कि तरबूज में कितना प्रतिशत जल होता है, तो तरबूज में 92% जल होता है। फिर दूसरा क्वेश्चन किया गया था कि एक सूखे बीज में कितना प्रतिशत जल होता है, तो एक सूखे बीज में 10 से 15% जल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया था कि जल विभव किसमें सबसे ज़्यादा होता है, तो शुद्ध जल का जल विभव सबसे अधिक होता है, जिसका मान 0 माना गया है। लास्ट क्वेश्चन किया गया था कि जल विभव, विलेय विभव तथा दाब विभव में से कौन सी वैल्यू हमेशा निगेटिव होती है, यानी नकारात्मक होती है, तो हमेशा विलेय विभव का मान नकारात्मक होता है। बस इतने क्वेश्चंस किए गए थे, जिनके आंसर्स आपको बता दिएगा। अब आते हैं हम भाग 4 के टॉपिक्स पे, जो कि है परासरण, ऑस्मोसिस। लेकिन हम परासरण से पहले झिल्लियों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अगर आप झिल्लियों के बारे में नहीं पढ़ेंगे तो परासरण की प्रक्रिया आपको समझ में नहीं आएगी। तो हम देखेंगे कि झिल्लियाँ क्या होती हैं और कितने प्रकार की होती हैं। झिल्ली का मतलब वह पतली सी पतली झिल्ली जिसके द्वारा विलेय या विलायक के अणु आर पार जाते हैं, झिल्लियाँ कहलाती हैं। अब पारगम्यता के आधार पर कि कौन से अणु आर पार आ जा सकेंगे, उसके आधार पर झिल्लियाँ 4 प्रकार की होती हैं। झिल्लियों की पारगम्यता यानी परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन। देखिए, पारगम्यता के आधार पर झिल्लियाँ 4 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी याद करते चलेंगे। अपारगम्य झिल्ली, इसे इंग्लिश में कहते हैं इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। दूसरा पारगम्य झिल्ली यानी परमिएबल मेम्ब्रेन। तीसरा अर्ध पारगम्य झिल्ली यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और चौथा आता है चयनात्मक झिल्ली, या इसे हम विभेदी झिल्ली भी कहते हैं। सेलेक्टिव और डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक, याद करिए झिल्लियाँ कितने प्रकार की होती हैं, 4 प्रकार की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री में भी आपका यूज़ आएगा, तो याद कर डालें। झिल्लियाँ 4 प्रकार की होती हैं, अपारगम्य, पारगम्य, अर्धपारगम्य और चयनात्मक झिल्ली। अब अपारगम्य झिल्ली क्या होता है, जैसे आप पन्नी ले लीजिए, एक गिलास को पन्नी से ढक दीजिए, पॉलीथीन से एक गिलास को पॉलीथीन से ढक दीजिए। जब आप इस गिलास को पॉलीथीन से ढक देंगे तो अब इसे, ये हो गया पॉलीथीन, पॉलीथीन से पूरी तरीके से गिलास ढक गया है। अब आप इसमें अगर आप जल डालेंगे तो क्या गिलास के अंदर जाएगा? नहीं जाएगा।
कहाँ चला जाएगा, पन्नी से बहकर बाहर। अब अगर आप इसमें शर्करा डालेंगे, क्या शर्करा इसके अंदर जाएगा, नहीं जाएगा। तो ऐसी झिल्ली जो विलायक जल क्या होता है, सार्वत्रिक विलायक, यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, जो विलायक और शर्करा क्या है, विलेय, यानी ऐसी झिल्ली जो ना तो विलायक और ना ही विलेय, किसी के भी अणु को आर पार आने या जाने नहीं देता, ऐसी झिल्ली को हम अपारगम्य झिल्ली कहते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ये एक झिल्ली है, इससे ना तो विलायक के अणु जा सकते हैं, इसके बाहर क्या आ जाएंगे, बाहर लौट आएगा, और ना ही विलेय के अणु इससे बाहर जा सकता है। ठीक है, ऐसी झिल्ली जो ना विलायक और ना ही विलेय के अणु को आर पार जाने नहीं देता, ऐसी झिल्ली को हम अपारगम्य झिल्ली कहते हैं। ठीक है, याद करिए, वह झिल्ली जिससे ना तो विलायक और ना ही, अभी आप लिखेंगे नहीं, सिर्फ याद करेंगे, लिखवा देते हैं अभी लास्ट में, ना ही विलायक के अणु आर पार आ जा सकते हैं। याद करिए, ऐसी झिल्ली जिससे ना तो विलायक के अणु आर पार जाएंगे और ना ही विलेय के अणु आर पार जाएंगे। जैसे पॉलीथीन से अगर हमने गिलास को ढक दिया तो पॉलीथीन क्या है, एक अपारगम्य झिल्ली की तरह कार्य करेगा। इससे ना तो जल जाएगा ना तो शर्करा जाएगा, गिलास के अंदर कुछ भी नहीं जाएगा। तो पॉलीथीन कैसा काम कर रहा है, अपारगम्य झिल्ली की तरह। यानी अपारगम्य झिल्ली वो झिल्ली होती है जिसके द्वारा ना तो विलायक ना विलेय किसी के भी अणु आर पार नहीं आ जा सकते, उसे हम अपारगम्य झिल्ली कहते हैं। इसके उदाहरण क्या होते हैं, तो इसका उदाहरण है सुबेरिन, जिसे हम कॉर्क कहते हैं, और दूसरा है क्यूटिन मेम्ब्रेन। ये इसके उदाहरण हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अपारगम्य झिल्ली क्या होती है, तो आप कहेंगे अपारगम्य झिल्ली ऐसी झिल्ली होती है जिसके द्वारा ना तो विलेय और ना ही विलायक के अणु आर पार जा सकें, उसे हम अपारगम्य झिल्ली कहते हैं। उसके एग्जाम्पल सुबेरिन और क्यूटिन। नेक्स्ट आता है पारगम्य झिल्ली। देखिए, परमिएबल का मतलब होता है पूरी तरीके से पूर्ण पारगम्य, यानी इस झिल्ली के द्वारा विलेय के अणु भी आर पार आ जा सकते हैं और विलायक के अणु भी आर पार आ जा सकते हैं। ठीक, अब परमिएबल के आगे इम लग गया या पारगम्य के आगे आ लग गया, तो यानी इसका उल्टा, ना तो विलेय ना तो विलायक के अणु आर पार जा सकते हैं। यानी पारगम्य झिल्ली एक ऐसी झिल्ली होती है जिसके द्वारा विलेय और विलायक दोनों के अणु आर पार जा सकते हैं। ठीक है, ये विलायक का अणु है या भी आर पार जा सकता है, और कोई विलेय की अणु है वह भी आर पार आ जा सकती है। ऐसी झिल्ली को हम पारगम्य झिल्ली कहते हैं। यानी वह झिल्ली जिससे विलेय और विलायक दोनों के अणु आर पार आ जा सकते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, पारगम्य झिल्ली। पारगम्य झिल्ली के उदाहरण क्या क्या हैं, एग्जाम्पल लिग्निन, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और सेल वॉल। ठीक है, ये इतने एग्जाम्पल हैं पारगम्य झिल्ली के, लिग्निन, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और सेल वॉल। अब आता है अर्ध पारगम्य। देखिए, पारगम्य का मतलब क्या हुआ, विलेय और विलायक दोनों के अणु आर पार जा सकें।
अर्ध का मतलब आधा, यानी इनमें से कोई एक आर पार जा सकता है, कोई एक नहीं जा पाएगा। यानी अर्ध पारगम्य झिल्ली ऐसी झिल्ली होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ विलायक के अणु आर पार जा सकते हैं, विलेय के अणु आर पार नहीं जा सकते हैं, याद रखेंगे। अर्ध पारगम्य झिल्ली है ये, ठीक है, ये झिल्ली क्या है, अर्ध पारगम्य। अब इस झिल्ली के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ विलायक के अणु आर पार आ जा सकते हैं, किंतु विलेय के अणु आर पार नहीं जा सकते हैं। ऐसी झिल्लियाँ क्या कहलाती हैं, ऐसी झिल्लियाँ अर्ध पारगम्य झिल्ली कहलाती हैं, ठीक है। वह झिल्ली जिससे होकर केवल विलायक के अणु आर पार आ जा सकते हैं, किंतु विलेय के अणु नहीं, ठीक। इसके उदाहरण क्या हैं, इसके उदाहरण हैं एग सेल मेम्ब्रेन, सेलोफेन, पार्चमेंट पेपर, नेक्स्ट कॉपर, फेरो साइनाइड, ठीक है। इतने एग्जाम्पल हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली के। समझ में आया अर्ध पारगम्य झिल्ली क्या होती है, ऐसी झिल्लियाँ जिनसे सिर्फ और सिर्फ विलायक के अणु, यानी जल तो आर पार आ जा सकेगा लेकिन कोई विलेय यानी शर्करा, नमक, ये सब आर पार नहीं जा सकते। ऐसी झिल्लियों को हम अर्ध पारगम्य झिल्ली कहते हैं। इसे हम सेमी परमिएबल लिखा है ना, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी इसे हम SPM शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। केमिस्ट्री वाले सर आपको SPM ही बताएंगे। ऑस्मोसिस जब बताएंगे परासरण, तो आपको बताएंगे कि परासरण वह प्रक्रिया होती है जिसमें जल के अणु अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर SPM के थ्रू जाते हैं, यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जाते हैं। यानी यहीं पर मैं बता दूं, परासरण की जो प्रक्रिया होती है ऑस्मोसिस, वो यही कहलाती है। जल के अणुओं का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ अर्ध पारगम्य झिल्ली के माध्यम से जब जाते हैं तब इसे हम परासरण कहते हैं। अगर अर्ध पारगम्य झिल्ली ना यूज करें तब वो विसरण कहलाएगा, क्योंकि विसरण भी तो यही होता था ना कि अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ जाना। लेकिन अगर हम बीच में लगा दें कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा जाना, तब ये विसरण नहीं परासरण कहलाता है। परासरण और विसरण में सिर्फ इतना ही अंतर होता है। विसरण क्या कहलाती है, विसरण कहलाती है कि जल का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ जाना, ये विसरण कहलाती है। लेकिन अगर हम यहीं पर एक वर्ड और जोड़ दें कि जल का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा जाना, तब ये परासरण कहलाता है, ऑस्मोसिस। अब देखते हैं कि चयनात्मक झिल्ली या विभेदी झिल्ली क्या होती है। तो सेलेक्टिव या डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन ऐसी मेम्ब्रेन होती है जिसके द्वारा विलायक के अणु तो आर पार जा सकते हैं, लेकिन विलेय के बड़े आकार के अणु आर पार नहीं जा सकते, लेकिन छोटे आकार के विलेय अणु आर पार आ जा सकते हैं, ठीक है। यानी ऐसी झिल्ली जो सिर्फ कुछ चयनात्मक विलेय अणुओं का के लिए पारगम्य होती हैं, ऐसी झिल्ली को हम चयनात्मक झिल्ली कहते हैं। यानी वह झिल्ली जो कुछ चयनात्मक अणुओं के लिए ही पारगम्य होती हैं, चयनात्मक झिल्ली कहलाती हैं। ठीक है, कुछ सेलेक्टेड मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इस झिल्ली के आर पार आ जा सकते हैं। बस ये था आपका 4 प्रकार की झिल्लियों के बारे में। आप तुरंत याद करेंगे 4 प्रकार की झिल्लियाँ कौन कौन सी होती हैं। अपारगम्य,
ऐसी झिल्ली जिसके द्वारा ना तो विलेय ना तो विलायक दोनों के अणु आर पार नहीं जा सके, अपारगम्य झिल्ली कहलाती है। पारगम्य झिल्ली वे झिल्ली जिसके द्वारा विलेय और विलायक दोनों के अणु आर पार जा सकते हैं, उन्हें हम पारगम्य झिल्ली कहते हैं। अर्धपारगम्य झिल्ली ऐसी झिल्ली जिसके माध्यम से सिर्फ और सिर्फ विलायक के अणु आर पार जा सकते हैं, विलेय के अणु आर पार नहीं जा सकते, अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती है। और चौथा चयनात्मक झिल्ली ऐसी झिल्ली जिससे सिर्फ कुछ चयनात्मक अणुओं का ही आर पार आ जा सकते हैं, ऐसी झिल्ली हम चयनात्मक झिल्ली या विभेदी पारगम्य झिल्ली कहलाती हैं। सबके एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं, याद कर लीजिए, तुरंत याद करेंगे, अभी लिखेंगे कुछ नहीं, मैं आपको बाद में लिखवा दूंगा। अब हम पढ़ते हैं दूसरा जो टॉपिक है वो है परासरण यानी ऑस्मोसिस, जिसके बारे में आपको थोड़ा सा बताया गया। परासरण की प्रक्रिया और अर्धपारगम्य झिल्ली में का आपस में सीधा संबंध है। आप ऐसे बना लेंगे जैसे भी बना हुआ है। चलिए पहले इसको मैं लिखवा देता हूँ, तब फिर मैं आपको परासरण के बारे में बताता हूँ। आप हेडिंग डालेंगे झिल्लियों की पारगम्यता और इसमें लिखेंगे पारगम्यता के आधार पर झिल्लियाँ 4 प्रकार की होती हैं, डैश करके। अब पहला हेडिंग डालेंगे अपारगम्य झिल्ली या इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। इसमें लिखेंगे ऐसी झिल्ली जिसके द्वारा ना तो विलेय ना विलायक दोनों के ही अणु आर पार आ जा नहीं सकते, ऐसी झिल्ली अपारगम्य झिल्ली कहलाती है। जैसा फिगर बनाया था वैसा फिगर बना लेंगे और एग्जाम्पल में नोट करेंगे सुबेरिन जिसे हम कॉर्क कहते हैं और दूसरा क्यूटिन। दूसरा हेडिंग डालेंगे पारगम्य झिल्ली या परमिएबल मेम्ब्रेन और इसमें लिखेंगे ऐसी झिल्ली जिसके माध्यम से विलायक और विलेय दोनों के ही अणु आर पार आ जा सकते हैं, पारगम्य झिल्ली कहलाती हैं। इसके एग्जाम्पल लिखेंगे लिग्निन, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और सेल वॉल। यानी जो सेल वॉल होती हैं वो क्या होती हैं, पारगम्य होती हैं। कोशिका भित्ति पारगम्य होती हैं। अर्धपारगम्य झिल्ली नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, ये फिगर अब बना लेंगे। अर्धपारगम्य झिल्ली में लिखेंगे ऐसी झिल्ली जिसके माध्यम से सिर्फ और सिर्फ विलायक के अणु आर पार जा सकते हैं, विलेय के अणु आर पार नहीं जा सकते, ऐसी झिल्ली अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती है। उदाहरण एग सेल मेम्ब्रेन, सेलोफेन, पार्चमेंट पेपर और कॉपर फेरोसाइनाइड। चौथा आप हेडिंग डालेंगे चयनात्मक झिल्ली या विभेदी झिल्ली और इसके बारे में लिखेंगे ऐसी झिल्ली जिसके माध्यम से कुछ चयनात्मक अणु ही आर पार आ जा सकते हैं, चयनात्मक झिल्ली या विभेदी पारगम्य झिल्ली कहलाती है। इसका उदाहरण सभी प्राकृतिक झिल्लियाँ। चलिए अब आता है आपका टॉपिक परासरण यानी ऑस्मोसिस। परासरण क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होती है। हम बात करें पहले पादप कोशिका के बारे में। पादप कोशिका में आपको पता है सबसे बाहर की तरफ क्या होती है, कोशिका भित्ति होती है। कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल। और आप तुरंत बताएंगे कि सेल वॉल कैसी होती है, पारगम्य होती है या अर्धपारगम्य होती है या अपारगम्य होती है। कोशिका भित्ति क्या होती है बताइए, अभी बताएं थोड़ी देर पहले। कोशिका भित्ति पारगम्य होती हैं, यानी इनसे विलायक और विलेय दोनों के अणु आर पार आ जा सकते हैं, ठीक है। कोशिका भित्ति के बाद जो अंदर की परत आती है अंदर की जो परत आती है वो है कोशिका झिल्ली यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली या इसे हम जीव द्रव्य कला भी कहते हैं। जीव द्रव्य कला, इसे हम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है। और आपको पता है कि पादप कोशिका में एक बड़ा स्थान घेरती है कोशिकांग रिक्तिका, ठीक है, वैक्यूल रिक्तिका। और रिक्तिका का जो चारों तरफ का जो ये अस्तर होता है, ये जो झिल्ली होती है रिक्तिका के अंदर झिल्ली, इस झिल्ली को हम क्या कहते हैं बताएं, टोनोप्लास्ट कहते हैं, टोनोप्लास्ट, ठीक है। कोशिका के अंदर जो रिक्तिका पाई जाती है, और आपको पता है कि रिक्तिका के अंदर 90% जल होता है,
जीव द्रव्य के अंदर भी जल होता है। यहाँ पर जीव द्रव्य है, यहाँ पर रिक्तिका रस है, रिक्तिका रस जिसमें 90% जल होता है, और इसके चारों तरफ का जो आवरण है उसे हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। अब आपको यह याद रखना है कि कोशिका में जो कोशिका भित्ति होती है वो पारगम्य में होती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, लेकिन कोशिका झिल्ली और टोनोप्लास्ट ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, अर्धपारगम्य होते हैं, सेमी परमिएबल होते हैं, अर्धपारगम्य। इनसे होकर सिर्फ और सिर्फ जल के अणु आर पार जा सकते हैं, लेकिन विलेय के अणु आर पार नहीं जा सकते हैं। याद रखेंगे, कोशिका झिल्ली या जीवद्रव्य कला व टोनोप्लास्ट दोनों अर्धपारगम्य होते हैं, और यही दोनों टोनोप्लास्ट और अर्धपारगम्य झिल्ली यानी कोशिका झिल्ली, यही दोनों झिल्लियाँ कोशिका के अंदर जल के आवागमन का नियंत्रण करती हैं, या किसी भी अणु के आवागमन का नियंत्रण करती हैं। अब परासरण क्या होता है, तो परासरण में देखिए क्या होता है। अगर हम इस कोशिका को, अब हम इस कोशिका को अगर हम जल में डाल दें, अगर हम इसे जल में डाल दें, इस कोशिका में को हम जल में डाल दें, शुद्ध जल में, तो शुद्ध जल में जल की सांद्रता अधिक है, यहाँ पर जल की सांद्रता क्या होगी, कम होगी। तो आपको पता है कि विसरण क्या कहता है, विसरण कहता है अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ जाना, ये विसरण कहलाता है। लेकिन अभी हम यहाँ पर विसरण नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो जल जा रहा है वो कोशिका झिल्ली के द्वारा जा रहा है। देखिए, कोशिका झिल्ली को पार करके जा रहा है, और जब विलायक के अणु अपने अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ किसी अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा जाता है, तब इस प्रक्रिया को हम परासरण कहते हैं, यानी ऑस्मोसिस कहते हैं। याद रखेंगे, परासरण वह प्रक्रिया है जिसमें जल, या जिसे हम कह सकते हैं विलायक के अणु अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा तब तक संचरित होता है जब तक कि दोनों ओर की सांद्रता बराबर ना हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए विसरण को कैसे आप डिफाइन करेंगे। विसरण क्या होता था, विसरण वह प्रक्रिया होती थी जिसमें जल के अणु अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाते थे, लेकिन यहाँ पर एक शब्द और जुड़ गया है, क्या है, अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से जाते हैं। तो जब जल के अणु अपने अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से जाएंगे, तब हम इसे क्या कहेंगे, परासरण। बस इतना ईजी था कि जल के अपने अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से जाना परासरण यानी ऑस्मोसिस कहलाता है। अब जो आपको वो जो एग्जाम्पल बताया गया था कि किशमिश को पानी में रखते हैं तो जल के अणु उसके अंदर जाता है, यह प्रक्रिया विसरण नहीं परासरण कहलाती है। वहाँ पर हमने समझाने के लिए आपको बता दिया था, लेकिन किशमिश के अंदर जल का जाना विसरण नहीं परासरण का एग्जाम्पल है, क्योंकि किशमिश के चारों तरफ क्या है, कोशिका कला, और कोशिका कला क्या है, अर्धपारगम्य झिल्ली, यानी अब उसके अंदर जो जल जा रहा है वो अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करके जा रहा है, यानी वह प्रक्रिया विसरण न कहलाकर परासरण कहलाती है। तो परासरण क्रिया समझ में आई। यहाँ पर सबसे पहले कुछ चीज़ों को आपको याद करना होगा, जैसे झिल्लियाँ कितने प्रकार की होती हैं, फिर कोशिका भित्ति पारगम्य होती है, कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य, टोनोप्लास्ट अर्धपारगम्य होती है। देखिए, कोशिका भित्ति तो किसी के भी आगमन को डिस्टर्ब नहीं करता, क्योंकि ये तो पारगम्य है ना, ये कहता है कोई भी अणु आ जाओ, मुझे कोई मतलब नहीं। लेकिन कोशिका झिल्ली क्या है, अर्धपारगम्य है, ये कहती है विलायक के अणु अंदर नहीं जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ विलेय के अणु अंदर नहीं जाएंगे, सिर्फ विलायक के अणु ही अंदर आ जा सकते हैं। और विलायक के अणुओं का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से होते हुए जाना परासरण यानी ऑस्मोसिस कहलाता है। ये था आपका परासरण यानी ऑस्मोसिस के बारे में। अब इसका एक उदाहरण एनसीईआरटी में दिया गया है, जिसमें आपको बताया गया है कि एक
पात्र में जल भरा हुआ है, ठीक है, एक पात्र में जल भरा हुआ है, ठीक, जल भरा हुआ है, और एक नली के माध्यम से, एक कीप के माध्यम से, एक ऐसी कीप को रखा गया है जिसका जो मुंह है, ये उसका कीप का जो मुंह है वो उल्टा है, मतलब कीप को उल्टा करके रखा गया है, लेकिन उसके मुंह को बंद किया गया है किसके द्वारा? एक अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा, अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा। अब वहाँ एनसीईआरटी की बुक में आप में बताया भी गया है कि अर्धपारगम्य झिल्ली में आप क्या यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पर अंडे के जो अंदर पाई जाती है झिल्ली, उसका प्रयोग किया गया है। अब उसको निकालने का तरीका भी बताया गया कि अंडे को थोड़ा सा छेद करेंगे, उसके अंदर जो भी सफ़ेद वाला पार्ट होता है उसे एल्ब्यूमिन कहते हैं, वो निकालेंगे। जो अंदर का पीला भाग होता है उसे योक कहते हैं, वो निकालेंगे। अब इन सब के निकालने के बाद हमें पूरा छिलका मिल जाता है। उस छिलके में को हम HCl में डाल देंगे। कुछ समय बाद HCl के प्रभाव से वह छिलका गल जाएगा और उसके अंदर जो पतली पन्नी मिलती है वो हमें प्राप्त हो जाएगी। वही है एग सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, अंडकोशिका झिल्ली। और वो एग सेल मेम्ब्रेन मैंने अभी आपको बताया था किसका उदाहरण है? अर्धपारगम्य झिल्ली का। तो उसी झिल्ली को हम ट्यूब में लगा देंगे। और इस ट्यूब में हमने क्या भरा है? इस ट्यूब में हमने भरा है शर्करा अणु, सिर्फ और सिर्फ शर्करा अणु भरा है। तो अब बताइए शर्करा क्या है? विलेय है। इसमें कोई विलायक है? नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए जल विलायक के रूप में उपस्थित है। तो आपको बताया गया है कि जल हमेशा अपने अधिक, कहाँ पर अधिक है? यहाँ पर अधिक है, यहाँ पर अधिक है, लेकिन यहाँ पर जल के अणु नहीं है, यानी जल के अणु कम है। तो जल अपनी अधिक सांद्रता से कहाँ जाने लगेगा? इसके अंदर, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, यानी शर्करा के अंदर जाने लगेगा। क्योंकि अर्धपारगम्य झिल्ली से अलग किए हैं, शर्करा के अणु तो बाहर नहीं आ पाएंगे, लेकिन जल के अणु अंदर जा सकते हैं, ठीक है। अर्धपारगम्य झिल्ली यही तो कहती है कि विलायक के अणु आर पार जा सकते हैं, लेकिन विलेय के अणु आर पार नहीं जा सकते। यानी जल अपने अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ, यानी कहाँ आ जाएगी? शर्करा वाले भाग में आ जाएगी। और इसका लेवल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जल के आने से इसका लेवल इतना बढ़ गया, ठीक। यही कहलाता है परासरण की प्रक्रिया। अब हम चाहें तो इस परासरण की प्रक्रिया को रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं बाहरी दबाव लगाकर। अगर हम इस ट्यूब में बाहर से एक दबाव लगाएं, यहाँ पर इसको किसी ट्यूब से दबा दें, इंजेक्शन के जैसे होता है ना, ट्यूब दबा दें, तो दबाने से क्या होगा? इस पर दाब लगेगा और इसमें फिर और विलायक के अणु अंदर नहीं आ सकेंगे। याद रखेंगे, विलायक के अणु तब तक इसके अंदर जाने का प्रयास करते हैं जब तक कि इधर और इधर दोनों जल के अणुओं की सांद्रता बराबर ना हो जाए, ठीक है। जैसे ताप का डिफ्यूज़न होता है ना, कि अधिक तापमान हो तो अगर ऐसे कह सकते हैं कि कम तापमान वाला जो चीज़ है, जैसे मान लो बर्फ़ है, उसको हम कमरे में लाकर छोड़ देते हैं तो तब तक पिघलता रहेगा जब तक, यानी उसके ताप में तब तक परिवर्तन आ जाता है जब तक कि वो अपने आसपास के तापमान के बराबर ना हो जाए। सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी जल के अणु तब तक अंदर जाते रहते हैं जब तक कि इधर जल के अणुओं की संख्या और इधर जल के अणुओं की संख्या बराबर ना हो जाए। जब बराबर हो जाएगा तो डिफ्यूज़न रुक जाएगा, यानी जल के अणु और अंदर नहीं जाएंगे। यही कहलाता है आपका परासरण प्रक्रिया। आप हेडिंग डालेंगे परासरण और लिखेंगे पौधों की कोशिका भित्ति तो पारगम्य होती है, किंतु कोशिका झिल्ली या जीव द्रव्यकला तथा टोनोप्लास्ट, रिक्तिका की झिल्ली टोनोप्लास्ट, दोनों अर्धपारगम्य होती हैं। अतः दोनों कोशिका झिल्ली व रिक्तिका के टोनोप्लास्ट कोशिका के अंदर अणुओं के आवागमन को नियंत्रित करती है। अगले लाइन से लिखेंगे परासरण वह प्रक्रिया है जिसमें विलायक के अणु अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से तब तक संचरित होते रहते हैं जब तक कि दोनों ओर की सांद्रता बराबर ना हो जाए, ठीक है। प्रयोग हेडिंग डाल के आप ये फिगर बनाएंगे, जो भी एनसीईआरटी में दिया गया फिगर और जो एनसीईआरटी में प्रयोग लिखा गया वैसे ही आप उतार लेंगे। अब आते हैं हम
नेक्स्ट टॉपिक जीव द्रव्य कुंचन यानी प्लाज्मोलाइसिस के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ विलयनों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, किसी भी पादप कोशिका में जल का आवागमन उसके आसपास के घोल या विलयन की सांद्रता पर डिपेंड करता है कि पादप कोशिका में जल अंदर जाएगा या बाहर निकलेगा या कुछ भी नहीं होगा। ये डिपेंड करता है उसके आसपास के विलयन के ऊपर। तो मान लेते हैं कि अगर इधर एक विलयन है, हम 3 गिलास लेते हैं और 3 गिलास में अलग अलग विलयन को रखेंगे। इसे हम नाम देते हैं ए। एक गिलास इधर, इसमें एक विलयन रखें, ये हो गया बी। और तीसरा गिलास सी। हम तीनों में पादप कोशिका को रख देंगे, ठीक है। प्लांट सेल, प्लांट सेल। अच्छा, आप बताएं कि एक गिलास शुद्ध जल है, ठीक है, शुद्ध जल। तो इसका जो शुद्ध जल है उसमें जल की सांद्रता बहुत अधिक है ना, बहुत अधिक है। अगर हम इसमें थोड़ा सा शर्करा ऐड करें, मान लो कि 5 ग्राम चीनी हम डाल देते हैं, तो ये क्या हुआ, इसकी सांद्रता, विलयन की सांद्रता बढ़ गई। हम कहेंगे, देखिए ये था शुद्ध जल, क्या है, विलायक है, विलायक है ना, और शर्करा क्या है, विलेय है। और आपको पता है कि विलायक प्लस विलेय बराबर क्या होता है, विलयन। सॉल्यूशन तभी तो बनता है जब हम विलायक में विलेय डालते हैं तो वो विलयन बन जाता है। यानी अब ये क्या हो गया, विलयन, और विलयन की सांद्रता क्या हो गई, बढ़ गई, यानी विलयन गाढ़ा हो गया। विलयन की सांद्रता तो बढ़ गई, लेकिन विलायक की सांद्रता घट जाती है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि शुद्ध जल में जल के अणुओं की गतिज ऊर्जा अधिक होती है। अगर हम इसमें कोई विलेय मिला देते हैं तो शुद्ध जल के अणु बंध जाते हैं, यानी शुद्ध जल की संख्या घट जाती है। इससे इसका सांद्रता भी क्या हो जाता है, घट जाता है। तो याद रखेंगे, किसी भी विलयन में हम अगर देखें शुद्ध जल से अगर हम कंपेयर करें तो उसमें जल की सांद्रता कम होती है। जैसे जैसे हम इसमें शर्करा ऐड करते जाएंगे और हम ऐड करें, मान लो 10% और 10 ग्राम और ऐड कर दिए, तो विलयन की सांद्रता और बढ़ जाएगी। जितना हम चीनी डालेंगे उतना वो गाढ़ा होता जाएगा और उतना ही वो क्या होगा, सांद्र हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा। और अगर हम फिर उसमें पानी डालने लगे, खूब पानी डालने लगे, तो वो उतना ही क्या हो जाएगा, कम सांद्र होगा। समझ रहे हैं? तो किसी भी विलायक में अगर हम विलेय डालते रहते हैं तो वो सांद्र हो जाता है, कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। और अगर हम उसमें विलेय ना डालें तो वो कम सांद्र बना होता है और उसमें जल के अणु अधिक होते हैं, यानी जल की सांद्रता अधिक होती है। अब हम बात करें 3 विलयन के बारे में। देखिए, यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर जो विलयन है और यहाँ पर जो विलयन है, अगर इन दोनों की सांद्रता बराबर है, इनकी सांद्रता और इनकी सांद्रता क्या है, बराबर है, यानी जितने जल के अणु यहाँ पर हैं उतने ही जल के अणु यहाँ पर हैं, तो जल के अणु कभी यहाँ बाहर आएंगे तो जल के अणु कभी अंदर आएंगे। यानी ऐसा विलयन
जिसमें किसी पादप कोशिका को रखने पर जल के अणु कभी अंदर कभी बाहर आते हैं, या ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता पादप कोशिका के अंदर उपस्थित विलयन की सांद्रता के बराबर हो, ऐसे विलयन को हम क्या कहते हैं? ऐसे विलयन को हम समपरासरी विलयन कहते हैं। समपरासरी विलयन कहते हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, याद करिए, जब किसी विलयन में हम किसी पादप कोशिका को रखते हैं और यदि वह विलयन बाह्य विलयन कोशिका के अंदर उपस्थित विलयन के सांद्रता के बराबर होता है, यानी बाह्य विलयन की सांद्रता कोशिका के अंदर उपस्थित विलयन की सांद्रता के बराबर होता है, तो ऐसे बाह्य विलयन को हम समपरासरी विलयन कहते हैं। और अगर ऐसे विलयन में हम कोशिका को रखेंगे तो जल कभी अंदर जाएगा कभी बाहर जाएगा, दोनों तरफ जल का आवागमन होता है। ऐसी दशा में जब दोनों तरफ जल का आवागमन बना होता है, तब ऐसी दशा में कोशिका स्लथ कहलाती है। स्लथ दशा यानी फ्लैसिड फेज। ठीक है, मान लो कि पादप कोशिका का जो विलयन है उसकी सांद्रता बाह्य विलयन, ये जो बाह्य विलयन है ना, बाह्य विलयन से अधिक हो। बताइएगा, ये गाढ़ा है और ये कम गाढ़ा है, यानी इसकी सांद्रता क्या है? कम है। बाह्य विलयन की सांद्रता कम है का मतलब क्या हुआ? बाह्य विलयन की सांद्रता कम है का मतलब इसमें जल के अणु अधिक हैं, जल के अणु अधिक। ठीक है, जल के अणु अधिक, यहाँ पर जल के अणु कम है। बात को समझिएगा, विलयन की सांद्रता कम का मतलब क्या है? 5 ग्राम चीनी पड़ा हुआ है तो कम है, अगर 10 ग्राम चीनी डाल दे तो विलयन की सांद्रता बढ़ गई ना। तो यहाँ पर विलयन की सांद्रता अधिक है, यानी उसमें विलेय ज़्यादा है, विलायक कम है, यानी जल की मात्रा कम है। लेकिन यहाँ पर विलयन की सांद्रता कम है, यानी जल के अणु अधिक हैं। तो अब क्या होगा? ऐसे विलयन में जिसकी सांद्रता कोशिका के अंदर उपस्थित विलयन की सांद्रता से कम हो, ऐसे विलयन को हम अल्प परासरी विलयन कहते हैं। अल्प परासरी विलयन कहते हैं, यानी इसे हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, बात को समझिएगा, कोशिका के अंदर उपस्थित विलयन की सांद्रता से बाह्य विलयन की सांद्रता कम हो, तब ऐसे विलयन को हम अल्प परासरी विलयन कहते हैं। अब बाह्य विलयन की सांद्रता कम है, यानी जल के अणु अधिक हैं, तो जल के अणु अधिक से किधर जाएंगे? कम की तरफ, यानी H2O क्या जाता है? अंदर की तरफ जाता है। और इस कंडीशन में जब जल के अणु बाह्य विलयन से कोशिका के अंदर जाते हैं तो कोशिका फूल जाती है। इस स्थिति को हम स्फीति दशा कहते हैं। स्फीति दशा, यानी इसे इंग्लिश में हम कहते हैं टर्जिड फेज। ठीक है, बात समझ में? अब आते हैं, जब पादप कोशिका में उपस्थित विलयन की सांद्रता बाह्य विलयन की अपेक्षा कम हो, सांद्रता कम है यानी जल के अणु अधिक हैं, यहाँ पर विलयन गाढ़ा है यानी विलयन की सांद्रता अधिक है, विलयन की सांद्रता अधिक है यानी इसमें जल के अणु क्या होंगे? कम होंगे। जल के अणु कम और इधर जल के अणु अधिक। तो अब बताइए जल किधर आएगा? अब जल पौधे की कोशिका से निकलकर बाह्य विलयन में प्रवेश कर जाएगा। अब इस कंडीशन में बताइए क्या होगा?
इस विलयन को हम क्या कहेंगे, पहले तो ये जाने। ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका में उपस्थित विलयन की सांद्रता से अधिक हो, ऐसे विलयन को हम अतिपराशरी विलयन कहते हैं। अतिपराशरी विलयन कहते हैं, यानी इसे हम इंग्लिश में हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। बात समझ में आई? ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका में उपस्थित विलयन की सांद्रता से अधिक हो, ऐसे विलयन को हम अतिपराशरी यानी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। अभी सब बताएंगे, एग्जाम्पल के साथ बताएंगे और समझ में आएगा। फिलहाल जितना कह रहे हैं उतना आपको याद करना है कि ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका में उपस्थित विलयन की सांद्रता के बराबर हो, यानी जितने जल के अणु यहाँ पर उतने जल के अणु यहाँ पर, तो इस कंडीशन में जल अंदर बाहर आते जाते रहते हैं और ऐसी अवस्था को हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। इसे हम इक्विलिब्रियम फेज कहते हैं। इक्विलिब्रियम का हिंदी मुझे नहीं आ रहा है तो आप लोग ढूंढिएगा। साम्यावस्था, हाँ आ गया। इक्विलिब्रियम को हिंदी में कहते हैं साम्यावस्था, यानी साम्यावस्था में होती है ये साम्यावस्था, इक्विलिब्रियम। ठीक है, नोट कर डालिए, याद कर लीजिए कि कोशिका कब साम्यावस्था में होती है, जब कोशिका के अंदर विलयन की सांद्रता और कोशिका के बाहर विलयन की सांद्रता बराबर हो, तब वो साम्यावस्था में होती हैं। ऐसी अवस्था को हम श्लथ दशा कहते हैं और ऐसे विलयन को हम समपराशरी विलयन कहते हैं। ठीक है, ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता पादप कोशिका में उपस्थित विलयन की सांद्रता से कम हो, ऐसे विलयन को हम अल्पपराशरी विलयन कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? अब इसका एग्जाम्पल है जल। एक ऐसा विलयन मान लो, इसमें ये ऐसा विलयन है जिसमें जल और शर्करा है, लेकिन 90% जल है और 10% शर्करा है। ठीक है, अब इसमें हमने किशमिश डाल दिया, किशमिश। तो किशमिश में क्या है? किशमिश में उल्टा है, किशमिश में जल 10% है और शर्करा 90% है। तो बताइए कौन सा विलयन गाढ़ा हुआ? विलयन कौन सा ज़्यादा सांद्र हुआ? ज़्यादा सांद्र वो होगा जिसमें जल की मात्रा कम होगी। तो विलयन, इस कोशिका के अंदर विलयन की सांद्रता अधिक है और यहाँ पर विलयन की सांद्रता कम है। तो जल हमेशा क्या होता है? कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ जाएगा, विलयन की सांद्रता के अकॉर्डिंग अगर देखें तो जल अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ यानी किशमिश के अंदर जाता है, क्योंकि किशमिश के अंदर पानी कम है, बाहर पानी ही पानी, तो अंदर किशमिश के अंदर जाएगा, फूल जाएगा। ठीक है, क्या होता है? जल बाहर से कोशिका के अंदर प्रवेश करती है और कोशिका फूल जाती है, स्फीति दशा में आ जाती है। अगर हम अंगूर को जिसके अंदर जल ज़्यादा है और शर्करा कम है, अगर हम उसे ऐसे गाढ़े घोल में जिसमें चीनी खूब ज़्यादा है, यानी जिसकी विलयन की सांद्रता अधिक है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा घोल हो, उसमें हम अगर अंगूर को डाल दें तो क्या होगा? अंगूर से जल बाहर निकल आएगा और अंगूर सिकुड़ जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में देखिए, अंगूर से जल बाहर आ गया, जल के अणु कोशिका से बाहर निकल आते हैं। इसे हम विलयन को अतिपराशरी कहते हैं। और इस दशा में जब कोशिका सिकुड़ जाती है, इसे हम कहते हैं जीव द्रव्य कुंचन। यही आपका टॉपिक है, इसी को समझाने के लिए इतना सब कुछ बताना पड़ा। प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है, जीव द्रव्य कुंचन समझ में आया? जीव द्रव्य कुंचन क्या होता है? जब किसी पादप कोशिका को एक ऐसे विलयन में रखा जाता है जिसकी सांद्रता पादप कोशिका में उपस्थित विलयन की सांद्रता से अधिक हो, तब जल पौधे की कोशिका से बाहर निकल आता है और इस कंडीशन में कोशिका सिकुड़ जाती है। होता क्या है? सबसे पहले मैंने आपको बताया ना कि पादप कोशिका में सबसे पहले कोशिका भित्ति होती है, फिर इसके अंदर होता है कोशिका कला यानी जीव द्रव्य कला, और फिर इसके अंदर होता है रिक्तिका की टोनोप्लास्ट। तो अब देखिए, अगर हम इस कोशिका को जल में रख दें जिसकी सांद्रता बहुत कम है, तो जल के अणु यहाँ पर अधिक है, यानी जल की सांद्रता यहाँ पर अधिक है। सॉरी, उल्टा बोल दिया, हमें सांद्रता वाले विलयन में रखना है। ऐसे विलयन जिसकी सांद्रता यहाँ से
अधिक है, यानी यहाँ पर जल के अणु कम है। ठीक है, जल के अणु कम है और यहाँ पर जल के अणु अधिक हैं। तो सबसे पहले जीव द्रव्य कला से होते हुआ जल के अणु बाहर आएगा और फिर जब ये सिकुड़ेगा फिर यहाँ से जल निकल कर बाहर आएगा। बात को समझिएगा, जल के अणु सबसे पहले कहाँ से आएगा? जीव द्रव्य से। जीव द्रव्य से निकल के बाहर आएगा, फिर ये सिकुड़ कर ऐसे जब जल के अणु निकल जाएंगे तो ये सिकुड़ कर और अंदर की तरफ चला जाएगा, यानी ये जो जीव द्रव्य कला है सिकुड़ कर अंदर की तरफ हो जाता है, यानी जीव द्रव्य कोशिका भित्ति से अलग हो जाती है। अब जब ये सिकुड़ गया, इसका H2O बाहर आ गया, तो इसका भी H2O जब बाहर आने लगता है तो टोनोप्लास्ट यानी रिक्तिका की टोनोप्लास्ट भी क्या हो जाएगी? सिकुड़ने लगेगी, सिकुड़ने लगेगी, यानी पूरी की पूरी कोशिका क्या हो जाती है? सिकुड़ जाती है। जब कोशिका से जल निकल जाएगा तो कोशिका सिकुड़ जाती है। इसी दशा को जीव द्रव्य कुंचन यानी प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जीव द्रव्य कुंचन कब होता है, तो आप कहेंगे कि जब किसी पादप कोशिका को अतिपराशरी विलयन में रखा जाता है तब उसमें जीव द्रव्य कुंचन होता है। जीव द्रव्य कुंचन में क्या होता है? तो जीव द्रव्य कुंचन में पौधे की जीव द्रव्य से पहले जल निकल आता है, जिससे जीव द्रव्य कोशिका भित्ति से अलग होकर सिकुड़ने लगता है। फिर रिक्तिका से जल बाहर आता है और रिक्तिका का टोनोप्लास्ट भी सिकुड़ जाता है, जिससे पूरी कोशिका सिकुड़ी हुई अवस्था में हो जाती है, जिसे हम जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। तो अब आप हेडिंग डाल के लिखेंगे जीव द्रव्य कुंचन प्लाज्मोलाइसिस, और इसमें लिखेंगे पादप कोशिकाओं में जल की गति उसके आसपास उपस्थित घोल की सांद्रता पर निर्भर करती है। यदि बाहरी घोल कोशिका के परासरणी दाब को संतुलित करती है, अर्थात बाहरी घोल की सांद्रता कोशिका द्रव्य की सांद्रता के बराबर है, तो इस वाय घोल को हम समपरासरी विलयन या आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। आगे लिखेंगे यदि बाहरी घोल की सांद्रता कोशिका द्रव्य से अधिक तनुकृत है, अर्थात बाहरी घोल की सांद्रता कम तथा कोशिका द्रव्य की सांद्रता अधिक है, तो ऐसे विलयन को हम अल्प परासरी विलयन या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। आगे लिखेंगे और यदि बाहरी विलयन की सांद्रता कोशिका द्रव्य की विलयन की सांद्रता से अधिक है, तब ऐसे विलयन को हम अति परासरी विलयन या हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। अगली लाइन से एक स्टार बना के पॉइंट लिखेंगे कि कोशिकाएं अल्प परासरी विलयन में फूलती हैं या स्फीति दशा में आ जाती हैं तथा अति परासरी विलयन में सिकुड़ती हैं या जीव द्रव्य कुंचन अवस्था में आ जाती हैं। ये तीनों फिगर आप ऐसे बना लीजिए। अगली लाइन से लिखेंगे कि जीव द्रव्य कुंचन तब होता है जब पादप कोशिका से जल बाहर की ओर गति करे तथा पादप कोशिका की कोशिका झिल्ली कोशिका भित्ति से अलग हो जाती है। पादप कोशिका की कोशिका झिल्ली सिकुड़ कर कोशिका भित्ति से अलग हो जाती है। यह तब होता है जब कोशिका को अति परासरी विलयन में रखा जाता है। आगे लिखेंगे सबसे पहले जीव द्रव्य से जल बाहर आता है और फिर रसधानी वैक्यूल है ना, रसधानी से जल बाहर निकल के आता है, जिससे जीव द्रव्य कोशिका भित्ति से अलग हो जाती है। इसे ही जीव द्रव्य कुंचन या प्लाज्मोलाइसिस कहा जाता है। अगली लाइन से लिखेंगे कोशिकाओं में जब जल अंदर और बाहर समान रूप से विसरित होती हैं तो कोशिकाएं साम्यावस्था यानी इक्विलिब्रियम में कही जाती हैं, और इस दशा में कोशिकाएं स्लथ यानी फ्लैसिड हो जाती हैं। अगली लाइन से लिखेंगे जब कोशिकाओं को अल्प परासरी विलयन में रखा जाता है तो जल बाह्य विलयन से कोशिका के अंदर प्रवेश करती हैं, जिससे जीव द्रव्य और कोशिका स्फीत दशा यानी टर्जिड अवस्था में आ जाती हैं। बस इसके बारे में तो लिखा ही दिया गया जीव द्रव्य कुंचन। अब लास्ट टॉपिक आता है अंतः शोषण, जिसे हम इम्बाइबिशन कहते हैं। लास्ट हेडिंग डालेंगे अंतः शोषण, भाग 4 का लास्ट टॉपिक अंतः शोषण यानी इम्बाइबिशन। बहुत इजी है, कुछ नहीं है। किसी ठोस या कोलाइडिक तत्व के द्वारा जल का अवशोषण ही क्या कहलाता है? अंतः शोषण या इम्बाइबिशन। याद रखेंगे। इसका सिंपल सा एक एग्जांपल कि लकड़ी पर आप पानी डालो तो लकड़ी उस पानी को
सूख कर फूल जाती है। देखा है ना, दरवाजे बरसात के मौसम में दरवाजे फूल जाते हैं जिसकी वजह से वो खुलने और बंद होने में दिक्कत करते हैं। तो लकड़ियाँ जब जल का अवशोषण करती हैं, इसी को हम अंतःशोषण कहते हैं। या सूखे बीज जब जल का अवशोषण करके फूल जाते हैं तो इसे हम अंतःशोषण या इम्बाइबिशन कहते हैं। बस सिंपल सा आप ये याद रखेंगे कि किसी ठोस के द्वारा जल का अवशोषण अंतःशोषण या इम्बाइबिशन कहलाता है। अब इसका प्रयोग आदिमानव करते थे पत्थरों को तोड़ने में। कोई दो पत्थर है और उसमें जगह है अगर, तो उसमें लकड़ी खूब कस के डाल देते थे और उसके ऊपर पानी डाल देते थे। जैसे जैसे लकड़ी फूलता था वो चट्टानों में दरार और बढ़ाता था जिससे पत्थर टूट जाते थे। ठीक है, तो अंतःशोषण क्या कहलाता है? किसी ठोस या कोलाइडी तत्वों द्वारा जल का अवशोषण अंतःशोषण कहलाता है, या पूरी तरीके से विसरण के ही बराबर है। विसरण का ही एक प्रकार है कह सकते हैं। अंतःशोषण विसरण का ही एक प्रकार है। बस यहाँ पर क्या है कि किसी ठोस के माध्यम से अगर जल का अवशोषण होता है तो इसे हम अंतःशोषण या इम्बाइबिशन कहते हैं। तो आप इसमें लिखेंगे हेडिंग डाल के अंतःशोषण या इम्बाइबिशन में कि अंतःशोषण एक विशेष प्रकार का विसरण है जब किसी ठोस या कोलाइड्स द्वारा जल का अवशोषण होता है तो उसके आयतन में काफ़ी अधिक वृद्धि होती है। इस प्रक्रिया को ही अंतःशोषण कहा जाता है। उदाहरण, बीजों तथा सूखी लकड़ियों का जल अवशोषण करके फूलना। बस ये था भाग 4 का टॉपिक, जिसमें आपने इतनी सारी चीज़ें समझी। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। अगर यहाँ नहीं पूछे जाएंगे तो कंपटीशन में ज़रूर पूछे जाएंगे। तो इसको अच्छी तरीके से याद करेंगे, समझेंगे और पूरी तरीके से रट डालेंगे। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। पहला क्वेश्चन, अपारगम्य झिल्ली किसे कहते हैं? दूसरा क्वेश्चन, अर्धपारगम्य झिल्ली किसे कहते हैं और इसके उदाहरण बताइए। तीसरा, पारगम्य झिल्ली किसे कहते हैं और इसके उदाहरण बताइए। चौथा, चयनात्मक झिल्ली किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, परासरण की क्रिया क्या कहलाती है? बहुत ही सरल है, आप इसे आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समपराशरी विलयन किसे कहते हैं। नेक्स्ट, अल्पपराशरी विलयन किसे कहते हैं। नेक्स्ट, अतिपराशरी विलयन किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी पादप कोशिका को समपराशरी विलयन में डालते हैं तो क्या होता है? कोशिका किस दशा में आ जाती है। नेक्स्ट, जब किसी पादप कोशिका को अल्पपराशरी विलयन में डालते हैं तो क्या होता है और कोशिका किस दशा में आ जाती है। जब किसी पादप कोशिका को अतिपराशरी विलयन में डाला जाता है तब कोशिका में क्या होता है और वो किस दशा में आ जाती है। बस इतने क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स आप जरूर देंगे। लास्ट क्वेश्चन एक और है, अंतःशोषण किसे कहते हैं। ये भी इजी है, आप इसका आंसर दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर इन सभी का क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में नहीं दे सकते तो अपनी कॉपी में जरूर नोट करके इसका आंसर लिख लें, क्योंकि ये सभी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं। उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपको पूरी तरीके से समझ में आया है। याद करिए, जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको नोट करिए और हो सके तो कमेंट में आप उसका आंसर भी जरूर दें। आगे के टॉपिक्स के लिए आप जुड़े रहें बायोलॉजी हिंदी चैनल के साथ। धन्यवाद।